हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डायरेक्टिंग के दो एलिमेंट्स के बारे में, विच इज़ सुपरविजन एंड मोटिवेशन। बट बेसिकली डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं सुपरविजन, सेकंड वन इज मोटिवेशन, थर्ड वन इज कम्युनिकेशन एंड द फोर्थ इज लीडरशिप। तो चलिए हम इसके स्टार्टिंग में इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है सुपरविजन। तो चलिए सुपरविजन को समझते हैं। सबसे पहले सुपरविजन, देखिए सुपरविजन है क्या, व्हाट इज सुपरविजन। सुपरविजन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वो दो वर्ड हैं सुपर, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव। इसका मतलब आपको देखना है। किसको देखना है? विजन। विजन का क्या मतलब हुआ? देखना, सीइंग। सो सुपरविजन मीन्स सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ओवर एंड अबव। मतलब जब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तब उनको ऊपर से देखना, मतलब उनके ऊपर नजर रखना। सो हम कह सकते हैं कि जो सुपरविजन है वो इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना। किसको? एम्प्लॉयज को। कब? जब वो जॉब को क्या कर रहे हो? परफॉर्म कर रहे हो। सो द सुपरविजन मीन्स instructing, guiding, monitoring and observing the employees while they are performing job in the organization. अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि जी डायरेक्टिंग भी तो यही है, सुपरविजन ही क्या डायरेक्टिंग है? नो, सुपरविजन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। भाई डायरेक्टिंग में सुपरविजन की सारी एक्टिविटी तो आती ही आती है, लेकिन डायरेक्टिंग में मोटिवेशन भी इंक्लूड है, एम्प्लॉयज के साथ किया जाने वाला कम्युनिकेशन भी इंक्लूड है, और लीडर किस तरीके से लीड करता है अपनी टीम को, वो लीडरशिप भी इंक्लूड है। बट सुपरविजन इज लिमिटेड अप टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम डायरेक्टिंग का एलिमेंट नंबर 2, एंड दैट इज मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन क्या है? सो मोटिवेशन मीन्स stimulating, inspiring and inducing the employees to perform their best capability। क्या मतलब हुआ भाई? देखिए हमारा जो एम्प्लॉय है, हमें उससे परफॉर्मेंस करवानी है, उसके बेस्ट कैपेसिटी तक हमें उसको लेकर के जाना है। तो हमें क्या करना है? हमें उसको मोटिवेट करना है, हमें उसको स्टिमुलेट करना है, मतलब हमें उसको इंस्पायर करना है, हमें उसको इंड्यूस करना है, मतलब उसके अंदर जितनी भी फीलिंग है काम करने की, हमें उनको जगा देना है, हमें उसको हिला देना है कि वो अपने बेस्ट कैपेसिटी से काम करे। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारा एम्प्लॉय है उसके दिमाग को झकझोर देना है, उसके दिमाग में हमें काम करने के लिए विलिंगनेस को इंड्यूस कर देना है, उसे काम करने के लिए इंस्पायर कर देना है। सो मोटिवेशन मीन्स स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटी। अरे भाई वो अपने बेस्ट कैपेबिलिटी से काम करेगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। सो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मोटिवेशन है इसका फायदा क्या है, इसमें खास बातें क्या होती है। चलिए इसको हम पहले फीचर्स देख लेते हैं, फिर से मोटिवेशन को दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए मोटिवेशन, मोटिवेशन की फीचर्स में नंबर 1 फीचर है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मोटिवेशन में मोटिवेटर यानी जो आपको मोटिवेट करेंगे वो फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के ऊपर पॉजिटिव मोटिवेटर अप्लाई किए जाते हैं क्योंकि वो उससे ही मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं नेगेटिव मोटिवेटर के थ्रू। मतलब समझते हैं कि मोटिवेशन और मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूं और मैं अपने एम्प्लॉय से कहता हूं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सैलरी के साथ साथ बोनस भी मिलेगा। इसका मतलब आपका फायदा होगा, आप बेस्ट कैपेसिटी से काम करोगे, बेस्ट कैपेबिलिटी से काम करोगे, तो मैं आपको एक पॉजिटिव चीज दूंगा, आपको कुछ ज्यादा मिलेगा। ये मैं पॉजिटिव तरीके से आपको बोल रहा हूं। तो आप बोनस के लालच में या ज्यादा रिवार्ड के लालच में मोटिवेट हो सकते हैं। तो इस केस में आपका मोटिवेटर आपके लिए बोनस हो गया, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सो आप पॉजिटिवली मोटिवेट किए गए हो। लेकिन
अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये कहते हैं कि अगर आपने ये वर्क को, ये टास्क को टाइमली पूरा नहीं किया, देन आपको मेमो दे दिया जाएगा, शो कोज नोटिस दिया जाएगा, या आपकी सैलरी को डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये है नेगेटिव मोटिवेटर। कुछ लोग तो इसीलिए अच्छे से काम करते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना की जाए, उनसे ये ना पूछा जाए काम पूरा क्यों नहीं हुआ। यानी वो सोचते हैं कि भाई मुझे शोकोज नोटिस मिल जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट रुक जाएगा। इस बात से भी वो क्या होते हैं, अच्छा काम करने के लिए, काम जल्दी करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो मोटिवेशन की फीचर में या मोटिवेशन के नेचर में हम कह सकते हैं कि मोटिवेटर और मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना। मतलब क्या हुआ? देखो, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मैं कितना भी फोर्स कर लूं आपको कोई काम करने के लिए, जब तक आपके अंदर इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी उस काम को करने की, तब तक आप वो काम नहीं करोगे। हम आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेट आपको भी करना पड़ेगा। कई बार हम अपने बिहेवियर से आपको मोटिवेट कर देते हैं अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वो बिहेवियर, वो पॉजिटिव बिहेवियर जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो इंटरनल फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आप कई बार आप दूसरों को देखते हो, अरे यार ये काम ये इतने अच्छे से कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। तो जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी काम करने के लिए, अच्छी फीलिंग, तो ये ही आपका एक मोटिवेटर फैक्टर हो जाएगा, और ये इंटरनल फीलिंग है। सो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, ये एक इंटरनल फीलिंग है। एम्प्लॉयज के ऊपर काम को फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर उसकी इच्छा है काम करने की तभी वो काम करेगा। अब वो इंटरनल फीलिंग उसके अंदर आएगी किस चीज से? उसकी नीड से, उसकी डिजायर से, उसके एस्पिरेशन से। अगर उसको कुछ कर दिखाना है, उससे उसके अंदर ये फीलिंग अराइज होती है कि भाई मुझे अच्छा काम करना है। कुछ लोग नया घर लेना है मुझे, इसके लिए ज़्यादा काम करते हैं। कुछ लोग रेस्पेक्ट पाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो ये उन सब की एक इंटरनल फीलिंग है जो उनको मोटिवेट करती है। और जो मोटिवेटर होता है, जो सुपीरियर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट इन्हीं के बेसिस पर करता है। वो सोचता है कि मैं इनकी नीड को जान लूँ, इनकी डिज़ायर को जान लूँ, इनकी एस्पिरेशन को जान लूँ, और उसके बाद उसी के बेस पर इनकी इंटरनल फीलिंग को मैं क्या कर दूं? स्टिमुलेट कर दूं, यानी बढ़ा दूं, तब जा करके ये काम सही से करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, ये इंटरनल फीलिंग है। नेक्स्ट है जो मोटिवेशन है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। देखिए, जो मोटिवेशन है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भाई हमें उससे काम कराना है। एक सुपीरियर, एक मैनेजर क्या क्या करता है? वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनका जो एटीट्यूड होता है उसको मोल्ड करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही हम उनको क्या करते हैं? लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। सो मोटिवेशन किया जाता है तो इससे क्या होता है? जो हमारा एम्प्लॉय होता है उसका बिहेवियर गोल ओरिएंटेड हो जाता है, मतलब वो गोल को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई मोटिवेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, ये है तो एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क, दूसरे बंदे को हमें मोटिवेट करना है। अब होता क्या, मान लीजिए मैं मैनेजर हूं, आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मैंने आज आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, आज तो आप मोटिवेट हो गए, लेकिन कल मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, ठीक काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या इंप्रूवमेंट, कल मैं कोई बात नहीं कर रहा आपसे, तो हो सकता है आज का मोटिवेशन कल काम ना करे। सो मोटिवेट हमें अपने एम्प्लॉयज को लगातार करते रहना पड़ता है। सो वी कैन से कि मोटिवेशन इज ए डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके लिए हमें एम्प्लॉयज की नीड का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी डिजायर का, वो क्या चाह रहा है उसका ध्यान रखना होता है, और उसी के बेस पर हमें उसे लगातार क्या करते रहना होता है? मोटिवेट करते रहना होता है। अब मोटिवेट करने के लिए जो मोटिवेटर होता है, या जो सुपीरियर होता है, या जो टीचर होता है, लेक्चरर होता है, या जो मैनेजर होता है, वो उसको अपनी
सिस्टम को बदलते रहना पड़ेगा। मतलब वो ये नहीं कर सकता कि एक ही लेक्चर आज दे दे उससे मोटिवेट कर दे, वही लेक्चर कल दे दे मोटिवेट कर दे, नहीं, फिर तो एम्प्लॉय उससे बोर हो जाएंगे। तो उससे नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं मोटिवेट करने के लिए। कई बार वो पॉजिटिव मोटिवेटर लेके आएगा, कई बार वो नेगेटिव मोटिवेटर लेके आएगा, कई बार अच्छे से बात करके बताएगा, कई बार वो गुस्से में बताएगा, कई बार वो खुद काम करके दिखाएगा कि भाई ऐसे काम किया जाता है। सो जब तक मोटिवेशन डायनामिक नहीं होगा तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन में हमें नई नई चीज ढूंढनी है। सो वी कैन से मोटिवेशन इज डायनामिक, और ये लगातार करते रहना पड़ता है। मोटिवेशन हमें अपने एम्प्लॉयज को लगातार करते रहना होता है, उनको मोटिवेट लगातार करते रहना होता है। सो वी कैन से मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो ये है, क्यों है? क्योंकि भाई देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है, हर किसी की नीड अलग अलग है, हर किसी की मेंटल फीलिंग अलग अलग है। हमें उन सब की फीलिंग को एक्यूरेटली मेजर करना होता है और देखना पड़ता है कि कौन सा मोटिवेटर फैक्टर किस एम्प्लॉय के ऊपर कितना काम करेगा। हमें उन सब की नीड्स को, एस्पिरेशन को ध्यान में रखना होता है और उसी के बेस पर हमें उनको पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेटर की हेल्प से मोटिवेट करना पड़ता है। सो ये क्या थी? ये थी हमारी मोटिवेशन की जितने भी फीचर्स हैं वो। अब देखिए, ये जो फीचर्स है मोटिवेशन की, इन फीचर्स में हम बार बार बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की नीड्स के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हुए हैं जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। उन्होंने नीड के बेस पर ही बताया था कि नीड से किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। अब्राहम मैस्लो ने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। अभी जो नीड हायरार्की थ्योरी है, ये नीड हायरार्की थ्योरी कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी। वो अजम्पशन हम पहले देखते हैं। देखिए, नंबर वन अजम्पशन में हमारे मैस्लो जो हैं वो कहते हैं बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज डिपेंड अपॉन देयर नीड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड। इनका कहना था कि भाई देखिए, और नॉर्मली ये सत्य भी है, ये चीज़ सच भी है कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है उनकी नीड के बेस पर। किस पर डिपेंड करता है? उनकी नीड पर। अगर उसकी नीड है किसी काम को करने की, अगर उसकी कोई नीड है, उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही वो क्या करता है? काम करता है। और जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो चेंज भी हो जाएगा। उसकी अगर एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो हो सकता है दूसरी नीड अराइज हो जाए। अब दूसरी नीड को अराइज होने के लिए वो फिर से कुछ और काम करना पसंद करता है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज डिपेंड अपॉन देयर नीड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड। मतलब नीड के बेस पर ही वो काम करेगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो अजम्पशन है मैस्लो जी की, वो है जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की। कहते हैं कि भाई जो नीड है, नीड से बिहेवियर तो चेंज होता है, लेकिन ये नीड भी ऐसा नहीं कि कोई भी नीड पहले हो जाएगी। नीड एक पर्टिकुलर हायरार्की में चलते हैं, मतलब इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होते हैं कि ये नीड पहले, ये बाद में, ये उसके बाद में, फोर्थ उसके बाद में। तो इन्होंने कहा कि जनरली जो नीड है वो एक हायरार्की को फॉलो करती है, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। नेक्स्ट इनकी assumption थी पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर नीड व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। नॉर्मल बात है कि भाई जब मेरी जो नॉर्मल नीड है, लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होगी तभी मैं अपर लेवल की नीड पर जाऊंगा। ये assumption थी इनकी। चलिए अब समझते हैं इनकी जो थ्योरी थी। हमारे जो प्रोफेसर हैं मैस्लो जी, उनकी जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो नीड है वो एक पर्टिकुलर हायरार्की को फॉलो कर रही है। अब वो पर्टिकुलर नीड की जो हायरार्की है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले जो नीड आती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। मतलब मिनिमम सैलरी मुझे इतनी मिले कि रोटी कपड़ा और मकान चल जाए। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा है सोशल नीड्स, चौथा है एस्टीम नीड और पांचवा है
एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अब्राहम मैस्लो का कहना था कि हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल नीड की। अब ये क्या होती है, इसको अभी डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं, सारी नीड्स को हम डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, अब्राहम मैस्लो जी ने कहा कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो ध्यान देता है वो किस पर ध्यान देता है, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पर, बेसिक नीड्स पर ध्यान देता है। यानी ये जो नीड है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल रोटी, कपड़ा और मकान, भाई ये ह्यूमन लाइफ है। ह्यूमन लाइफ में आपको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए। सरवाइव अगर करना है, अपने लाइफ को मेंटेन अगर करके रखना है, तो आपको ये चीजें चाहिए ही चाहिए, बिना इनके आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो एक ह्यूमन बीइंग जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, वो सबसे पहले मोटिवेट होगा किससे, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड से। ठीक है जी। हायर लेवल नीड विल नॉट अराइज अनलेस दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड। अब भाई एक बात बताओ, मैं सबसे पहले ये सोचूं कि मैं रोटी कैसे खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या पहनूंगा, या ये सोचूं कि लोग मेरी इज्जत करें, अरे इज्जत गई भाड़ में। पहले तो मैं ये सोचूंगा ना कि भाई मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए, मेरे को रहने के लिए घर मिल जाए। सो जो फर्स्ट नीड होती है ह्यूमन बीइंग की वो है क्या, बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड, यानी उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, वो उसको सबसे पहले मोटिवेट करती हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स टू मोटिवेट सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको हम इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई अगर आप अच्छा काम करोगे तो कंपनी आपको रहने के लिए यहाँ पे घर भी दे सकती है। ठीक है, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी जिससे आपकी रोटी की, आपके कपड़े की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सो पहली पहली जो नीड बताई अब्राहम मैस्लो ने, वो बताई बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट नीड तो हमारी है फिजियोलॉजिकल नीड। एक बार जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं रोटी, कपड़े और मकान की, तब हम किसी दूसरी नीड से मोटिवेट हो सकते हैं। वो दूसरी नीड हो सकती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में भी दो कैटेगरी हो सकते हैं। पहला, फिजिकल सिक्योरिटी। भाई देखो, आपने इतना तो कमा लिया, आपकी पहली नीड तो पूरी हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान तो है आपके पास, लेकिन आप बीमार भी तो हो सकते हो, आपका एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, आपके घर में आग भी तो लग सकती है। तो ये आपको क्या चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। किसके लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बीमारी से सुरक्षा चाहिए, एक्सीडेंट से सुरक्षा चाहिए, फायर से सुरक्षा चाहिए। सो अब आप किस लिए काम करोगे, किस लिए मोटिवेट होगे, किस लिए और मेहनत करोगे, ताकि आप बीमारी के लिए कुछ पैसा जोड़ सको। एक्सीडेंट हो गया, कुछ आपके साथ घटना घट गई, उस समय वो पैसा आपके काम आ जाएगा। ठीक है जी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में नंबर ए हम काम करेंगे अपनी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए। नंबर बी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। भाई मेरे पास इतना पैसा तो जमा होना चाहिए कि मैं अपनी फिजियोलॉजिकल नीड यानी नंबर ए वाली नीड फ्यूचर में भी फुलफिल कर पाऊं। फिर से समझते हैं इसको। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड कहती है कि हमें कम से कम इतना कमा लेना चाहिए कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी रहे, हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम फिक्स हो जाए, हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा जोड़ लें, इंश्योरेंस करा लें ताकि रिस्क हमारा कवर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करेंगे, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए कमाएंगे। फिर जब हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तब हम बात करेंगे कि भाई अब हमें अपने आप को फ्यूचर के लिए सिक्योर करना है। सो ये नीड है कौन सी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो जब आपकी ये दोनों नीड भी पूरी हो जाती है, यानी आपने इतना कमा लिया कि भाई आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाए, रोटी, कपड़ा और मकान आपके पास है, जब आप इतना कमा चुके हो कि आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा भी बचा लिया है, फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी कर ली है, तो अब ह्यूमन बीइंग कैसे मोटिवेट होगा। अब ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होगा अपनी सोशल नीड से और एफिलिएशन नीड से और बिलोंगिंग नीड से। अब ये क्या है, इट मींस द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। मतलब आप इतना कमा चुके हो कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई है, सेफ हो, आपका फ्यूचर सेफ है। अब आप सोचोगे मुझे दोस्त चाहिए,
अच्छे दोस्त कब मिलेंगे? जब हम अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अच्छा लव चाहिए हमें, हमें जीवन साथी चाहिए अपना। अब जीवन साथी अच्छा कब मिलेगा? जब आप अच्छा काम करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, है ना। आप एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हो। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करते हैं, गेट टुगेदर कराते हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, ताकि सब लोग आपस में मिलें, ठीक है। एक दूसरे से सबका परिचय हो, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, आपस में फ्रेंडशिप हो जाए उन लोगों की। तो ये गेट टुगेदर करवाए जाते हैं। कौन करवाता है? मैनेजर्स करवाते हैं, सुपीरियर करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनको बताया जा सके कि भाई आप इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और आपको लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप सब मिल जाएगी। और ये काम आपके लिए वो कब करेंगे, कब आपको उसमें रेस्पेक्ट देंगे, वो कब आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे सबसे, जब आप अच्छा काम करोगे। सो सोशल नीड्स में क्या आया आपके? लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप की रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, तब जो आप होते हो, यानी जो एम्प्लॉय होता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और वो क्या चाहता है? वो अब सोशल नीड को फुलफिल करना चाहता है, वो टीम में काम करना चाहता है, वो टीम को लीड करना चाहता है, वो बहुत अच्छे से काम करना चाहता है। अब उसे लव अफेक्शन चाहिए होता है। तो इसको पाने के लिए भी एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम करता है। और जो आपके सुपीरियर होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर करा के आपकी ये नीड को वो स्टिमुलेट कर देते हैं, और फिर उसी के बेसिस पर आपसे ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपसे काम करवाते हैं। चलिए, हम अपनी कौन कौन सी नीड सेटिस्फाई कर चुके हैं? फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई एम्प्लॉय की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस की नीड भी सेटिस्फाई हो गई। देखिए, अब जो एम्प्लॉय है उसकी ये सारी नीड सेटिस्फाई हो गई, तो अब वो ये चाहता है कि भाई समाज में उसको रेस्पेक्ट मिले, उसके कलीग्स उसको रेस्पेक्ट दें, उसको नाम से जाने लोग, ठीक है। तो जब ऊपर की तीनों नीड सेटिस्फाई हो गई, अब वो क्या चाह रहा है? इज्जत चाह रहा है। जो ग्रुप उसका है उसमें उसको इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले, लोग जाने उसको उसके नाम से, ये चाहता है वो। नॉर्मली ये जो नीड होती है ये हाई लेवल, देखिए जब एम्प्लॉय हायर लेवल पर पहुंच जाता है तब वो चाहता है कि जैसे ही वो आए सब उसको गुड मॉर्निंग करें। तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा जो सुपीरियर होगा? इसके लिए भाई उसको हम टीम का लीडर बना सकते हैं, हम उसको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को आप लीड करेंगे। तो इस तरीके से उसको क्या मिलेगी? रेस्पेक्ट मिलेगी, उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। सो एम्प्लॉय जब तीन बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है, अपनी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सोशल नीड्स को, अब उसे रेस्पेक्ट चाहिए। और ये जो नीड होती है, ये नीड हमारी कहलाती है एस्टीम नीड्स। So these needs are related to the desire for respect and recognition, etc. The organizations can satisfy these needs by recognizing and appreciating good performance, promotions, etc. अच्छा काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसको प्रमोट कर दो भाई, वो प्रमोशन के लिए भी तो अच्छे से काम कर सकता है। तो एस्टीम नीड्स में प्रमोशन होना, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना, कई बार मैनेजर एम्प्लॉय को खड़ा करके सबसे तालियां बजवाते हैं कि ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। इस तरीके से भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। हर एम्प्लॉय चाहेगा कि भाई मेरे लिए बॉस तालियां बजवाए, मेरी रेस्पेक्ट हो, सब मेरे लिए क्लैपिंग करें। तो इस तरीके से एस्टीम नीड के लिए भी जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से काम करना पसंद करते हैं। तो ये नीड भी उसको मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखिए, दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। मतलब भाई आपने कुछ सोचा कि भाई मुझे ये बन जाना है, आपको टॉप लेवल पर पहुंचना है, आप टॉप लेवल तक पहुंच गए, सब आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे थे वो आप बन गए। यानी आपने रियलाइज कर लिया कि मेरी लाइफ का जो एम था मैंने उसको अचीव कर लिया है। ऐसी नीड कहलाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दिस नीड्स refers to drive to become what one is capable of becoming or reaching to the goal of your life. These needs include growth,
सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। मतलब मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, आप चाहते हो कि मैं नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाऊं, सब लोग मुझे जाने, और आपने अपने बिजनेस को इतने अच्छे से मैनेज किया कि अब आपकी पोजीशन देश में नंबर 1 बिजनेसमैन की हो गई। तो इसका मतलब जो आपने अपनी लाइफ के लिए टारगेट सेट किया था, आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया। अब आप आत्मसंतुष्ट हो जाओगे। तो कुछ लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए कि भाई जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर लिया, जो मैं पाना चाहता था वो मैंने पा लिया, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भी कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, वो अपने आप को सेल्फ फुलफिल करते हैं, वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो इस नीड को हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो ये थी हमारे मैस्लो जी की नीड हिरार्की थ्योरी। उन्होंने कहा था कि भाई जो नीड है वो पर्टिकुलरली कुछ सीक्वेंस को फॉलो करती है, और वो सीक्वेंस में सबसे पहले आती है क्या, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, फिर आती है सोशल नीड, और उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट में क्या आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये नहीं कह सकते कि भाई एस्टीम नीड को फुलफिल करेंगे या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, अरे भाई पहले तो रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए। सो बेसिक नीड पहले फुलफिल होगी, उसके बाद एक पर्टिकुलर हायरार्की फॉलो की जाएगी। चलिए हमने प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को डिस्कस कर लिया। अब हम बार बार बात कर रहे थे कि भाई जो हमारे फैक्टर होते हैं, हमारे जो मोटिवेटर होते हैं, वो कैसे हमें मोटिवेट करते हैं या वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। सो देखिए हमें मोटिवेट करने वाले या एम्प्लॉय को मोटिवेट करने वाले इंसेंटिव दो टाइप के हो सकते हैं, यानी मोटिवेटर दो टाइप के हो सकते हैं। वो हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब ये क्या है, इसके लिए हम पहले इंसेंटिव्स को समझते हैं कि इंसेंटिव्स है क्या। Incentive means all measures which are used to motivate people to improve performance. These incentives may be broadly classified as financial and non-financial. मतलब सिंपल सी बात यह है कि इंसेंटिव हिंदी में बात करें तो प्रेरक। भाई इंसेंटिव क्या है, वो सारे तरीके जिनसे हम अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, यानी हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, वो सारे तरीके जिनकी हेल्प से हम अपने एम्प्लॉय को उसकी बेस्ट कैपेबिलिटी से काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे मेजर्स ही क्या कहलाते हैं आपके, वो सारे के सारे मेजर्स ही आपके कहलाते हैं इंसेंटिव्स। और इन इंसेंटिव्स को ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। देखिए वो क्या है, फर्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या आता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और measurable in monetary term and serve to motivate people for better performance। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव वो हैं जिनको हम डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में मीजर कर सकते हैं, यानी जिसको मनी में मीजर किया जा सकता हो वही है क्या, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं और मनी में मेजरेबल भी हैं, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इनको कहेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए, नंबर 1 क्या है, पे एंड अलाउंस। अब पे एंड अलाउंस क्या होता है, सैलरी आपकी या वेजेस आपकी, जो एम्प्लॉय होता है उसको हर महीने सैलरी मिलती है, हर महीने उसे कुछ ना कुछ अलाउंस मिलते हैं। देखिए एक एम्प्लॉय के लिए भी ये फैक्टर बड़ा ही मोटिवेटर होता है। भाई हम लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, कुछ अलाउंस हमें मिल जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम खुद ही मोटिवेट होकर के काम करते हैं। सो पहला मोटिवेटर है या पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारा जो है वो क्या हो गया, वो हो गया पे एंड अलाउंस। अब और देखते हैं मैनेजर और किस तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। देखिए अगर एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़ रहा है, तो आप एक काम करो ना भाई, ऐसे एम्प्लॉय की डिमांड तो मार्केट में हर जगह हो सकती है, वो आपके यहाँ से छोड़ करके जा सकता है,
आप सीधा कह दो अगर आपकी वजह से प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ेगा तो हम आपको उस प्रॉफिट में शेयर दे देंगे। इसका मतलब प्रॉफिट में 1% प्रॉफिट का या 2% प्रॉफिट का 5% प्रॉफिट का आपको दे दिया जाएगा, यानी प्रॉफिट में हम उसको शेयरिंग दे सकते हैं। प्रॉफिट में शेयरिंग देने का एक और तरीका भी हो सकता है, आप उसको अपना को पार्टनर बना लो, यानी नंबर थर्ड आप क्या कर सकते हैं, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कंपनी के शेयर का स्टॉक दे सकते हैं, यानी शेयर दे सकते हैं। या आप उसे अपनी, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें आप उसको अपना को पार्टनर बना सकते हो। इससे उसको पैसा मिलेगा और वो दूसरी जगह जाएगा नहीं और आपके यहीं पर और मेहनत से काम करेगा। और मोटिवेशन फैक्टर क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल बोनस। आप अपने एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो हम आपको प्रॉफिट में से बोनस देंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ज्यादा पैसा कमाया तो आपको भी बोनस मिलेगा। इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। हम मजदूरी तो दे ही रहे हैं, हम उन्हें कह देते हैं, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि भाई आपको 100 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस करती है, कोई इम्प्लॉई 100 यूनिट एक दिन में बना रहा है तो हम उसको नॉर्मल वेजेस से पैसे देंगे। लेकिन अगर कोई 100 यूनिट से ज्यादा बनाता है तो उसको अलग रेट से पेमेंट किया जाएगा, यानी 100 के लिए तो नॉर्मल रेट और जो उसने ज्यादा बनाई उसके लिए और ज्यादा रेट से उसको पेमेंट की जाएगी। तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी को उसके वेज इंसेंटिव से लिंक कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए हम 1 रुपया पर यूनिट देते हैं और 100 यूनिट का टारगेट देते हैं, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय 150 यूनिट बना रहा है तो हम उसका वेज रेट बढ़ा सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं भाई 1.2, 1 रुपया 2 पैसे के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। इससे उसको फायदा हो जाएगा, पैसा मिल रहा है ज्यादा, वो अच्छे से काम करेगा। तो ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। हम उन्हें कह सकते हैं भाई रिटायरमेंट पर हम आपको ग्रेचुटी देंगे, यानी इनाम देंगे एक तरीके का। प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा जमा है, वो प्रोविडेंट फंड आपको हम फ्यूचर में देंगे। रिटायरमेंट के और बेनिफिट हम आपको देंगे, पेंशन दिया करेंगे फ्यूचर में आपको। तो इससे भी वो से लगेगा कि भाई मेरा फ्यूचर यहाँ सेफ हो रहा है और वो अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा और भी हम उसको फैसिलिटी दे सकते हैं, हम आने जाने के लिए उसको कार दे सकते हैं, ठीक है जी। हम उसको क्या बोलते हैं, रहने के लिए घर दे सकते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं परक्यूजेट या फ्रिंज बेनिफिट या पर्क्स। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पैसा खर्च करती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे कौन से इंसेंटिव्स होते हैं। तो दूसरे होते हैं नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब ये क्या है, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है भाई, ऑल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन। देखिए सिंपल सी बात ये है, हर कोई बंदा पैसे के पीछे नहीं भागता। साइकोलॉजिकल नीड, सोशल इमोशनल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यानी उनके लिए फिजियोलॉजिकल नीड तो जरूरी है ही, वो नीड तो जरूरी है ही, उसके अलावा भी वो लोग साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे से इतना लगाव नहीं है, लेकिन उन्हें एक स्टेटस चाहिए। मतलब स्टेटस क्या है, स्टेटस रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज, जो हमने बात की थी एस्टीम नीड में, कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को टीम लीडर बना दो तो इससे भी वो अच्छा काम करना शुरू कर देगा। उसकी सैलरी तो हमने बढ़ाई नहीं, बस उसको टीम लीडर बना दिया, सब उसको बॉस बॉस कह रहे हैं, इसका मतलब उसका एक स्टेटस बन गया, एक रैंक बन गई उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पर उसको पैसा नहीं मिल रहा, यानी हम उसको पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं, ये मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, लेकिन बस हम उसको एक स्टेटस दे रहे हैं, टीम लीडर का खिताब हमने उसको दे दिया, उसको एक स्टेटस मिल गया, इसी से वो खुश हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशन ठीक नहीं है। तो आप क्या करो, वहां पर सुपीरियर को और सबऑर्डिनेट को समझाओ और उनका कोऑर्डिनल रिलेशन डेवलप कराने की कोशिश करो। या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा क्लाइमेट डेवलप कर सकते हो कि हर एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर से अच्छे से बात करे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की प्रॉब्लम को समझे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच भी डेवलप करवाई जा सकती है। कई बार क्या होता है, नॉर्मली जनरली देखा जाए तो ये लेडीज के केस में होता है
लेडीज को जहां पर रेस्पेक्ट ज्यादा मिलती है, जहां पर वो अपनी बात खुल के रख पाती है, जहां पर उसको ज्यादा डांट नहीं पड़ती है, अच्छे से उसके साथ बिहेव होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसा बना दिया जाए ना, तो वहां देखो पैसे का बेनिफिट ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि भाई यहाँ बिहेवियर अच्छा है, यहाँ क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का काम करने वाला बहुत अच्छा है। तो ये भी क्या है, एक इंसेंटिव्स है, एक मोटिवेटर है। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा क्लाइमेट, कॉर्डियल रिलेशनशिप सबके बीच में। नेक्स्ट है हमारा कैरियर एडवांसमेंट। मैनेजर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दे सकता है किसको? एम्प्लॉयज को। वो कह सकता है कि भाई देखिए आपके अंदर स्किल है, एफिशिएंसी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हायर लेवल तक जा सकते हैं। बस आप एम्प्लॉय को इतना ही कह दो, पैसे नहीं दिए हमने उसे, बस हमने उसे कह दिया कि आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, आप हायर लेवल तक जा सकते हो, तो वो और अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि बॉस मेरे काम को देख रहा है, मेरी कैरियर में एडवांसमेंट हो सकती है, मैं हायर लेवल तक जा सकता हूं, वो और अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। आप एम्प्लॉय को बुला के या पूरी टीम के सामने ये बोल दो कि भाई हम एक नई टीम बना रहे हैं या हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग है, और मिस्टर ए इज ओनली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ जॉब। सिर्फ यही बंदा कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। आप किसी एम्प्लॉय के लिए ऐसा करके देखिए, वो एम्प्लॉय अपनी जी जान लगा देगा, उसे लगेगा यार मेरे को ऑप्शन दिया है ये और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये एक चैलेंजिंग जॉब है जिसको सिर्फ मैं और मैं ही कर पाऊंगा। तो इतना कहने से भी एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। देखो रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? रिकॉग्निशन मींस गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रेस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ सबॉर्डिनेट। देखो ईगो सेटिस्फेक्शन, आप अपने एम्प्लॉय की ईगो को सेटिस्फाई कर दो, वो तब भी बहुत अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि ईगो सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है। Whenever the good effort or positive attitude are shown by the subordinate, then it must be recognized by the superior in पब्लिक और इन प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज। भाई कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से अपने सुपीरियर को रेस्पेक्ट दे रहा है, उसकी हर एक बात मान रहा है, तो आप जब गेट टुगेदर हो रही है या जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबको बुलाया जा रहा है या मीटिंग कराई जा रही है, उस समय उसकी तारीफ कर दो। अगर उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा होगा तो वो नेगेटिव एटीट्यूड भी धीरे धीरे उसके अंदर से चला जाएगा। आपको एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके अच्छे एफर्ट के लिए उसकी तारीफ करनी पड़ेगी सबके सामने, जिससे उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी और वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन उसके नाम से छाप दिया जाता है, उसको प्रिंट करा के बकायदा फ्रेम करा कर लगा दिया जाता है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लगा दिए जाते हैं। तो इससे भी एम्प्लॉय जो है उसको रिकॉग्निशन मिलता है और वो अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। अब आप देखिए जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपने देखा होगा कई स्कूलों में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रखे जाते हैं, उनकी वर्क एफिशिएंसी कई बार कम रहती है। क्यों? उन्हें लगता है यार कि हमें कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसी एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आया, अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय अच्छा है तो आप उसको बुला करके, बॉस उसको बुला करके कह सकता है कि आपकी जॉब सिक्योर है, आप अच्छे से काम कीजिए। जब किसी एम्प्लॉय की जॉब सिक्योर होती है तो उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो उस जॉब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। जॉब सिक्योरिटी भी क्या है? एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। जॉब सिक्योरिटी है भाई, तनख्वाह हमने कहा हम आपको 10,000 ही देंगे, लेकिन एक ऐसा है जिसको कभी भी हटाया जा सकता है और दूसरा ऐसा है जिसको हमने कह दिया कि आपको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। एश्योरिटी दे दी, जॉब सिक्योरिटी दे दी, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट हमारा हो सकता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। हम हमारा जो एम्प्लॉय है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। कई बार मीटिंग बुलाई जाती है और जो सीनियर लोग होते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है, उनसे सलाह ली जाती है। तो इसमें देखिए एम्प्लॉय को बेनिफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन एम्प्लॉय को लग रहा है कि हाँ आपको
रेस्पेक्ट दी जा रही है। यहाँ आपके साथ जितने भी बढ़िया डिसीजन है, बड़े डिसीजन है, उसमें आपके साथ कंसल्टेशन किया जा रहा है। मतलब आपको एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बताया जा रहा है। आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके जो डिसीजन है उसको हम सिंसियरली ले रहे हैं, आप जो भी बात बोल रहे हैं उसको हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंसियरली ले रही है। इससे भी एम्प्लॉय बहुत अच्छे से मोटिवेट हो सकता है। और इसमें भी पैसा उसको नहीं मिल रहा, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। हम कई बार ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसको बुलाते हैं और कहते हैं ये काम आपको करना है, ये आपको फ्रीडम है कि आप कैसी टीम चाहते हैं वो टीम हम आपको दे देंगे, आप कैसे काम करोगे हम आपको नहीं बताएंगे, आप खुद से कीजिए, ये आपका काम है, आपको करना है, हमें बस रिजल्ट चाहिए। तो जब हम इतना कॉन्फिडेंस किसी एम्प्लॉय में दिखा देते हैं तो वो एम्प्लॉय अपने आप ही गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, अरे वाह मैं इस लायक हूँ, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ कि मुझे ये पावर दी जा रही है। हम उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई अपनी टीम आप खुद से चूज कर सकते हैं, खुद से रिक्रूट कर सकते हैं। तो उसको लगेगा यार मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, और वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को फील करेगा। तो ये भी उसके लिए एक मोटिवेटर हो सकता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। जिसमें हमने पढ़ा अपने एलिमेंट्स के बारे में, पहला था सुपरविजन, फिर हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा, उसकी फीचर्स पढ़ी, और मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ओके, थैंक यू।